Hello everyone, in this video I'll talk about recently advanced scientific and philosophical facts which are mentioned in the book The Grand Design. If you did not watch my previous videos, then click on the notification which is pop up right corner on your phone screen. So let's start the second part, or probably the last part of reviewing this book The Grand Design. It was written by Professor Stephen Hawking and one of his friend Leonard Malladino. सो प्रीवियस पार्ट जहाँ में हमारा ख़त्म हुआ था, हमने इसमें बात कर रहे थे कि गोल्ड फिश का बारे में। जो गोल्ड फिश अगर एक मॉडल बना ले तो उस मॉडल को क्या हम सही बोलेंगे। सो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने एक लॉ बनाया जिसको कहते हैं कि मॉडल डिपेंडेंट रियलिज्म। सो मॉडल डिपेंडेंट रियलिज्म एक मॉडल है जो ये बताता है कि जब भी हम दो मॉडल का बीच में एनालाइज करेंगे तब हम ये नहीं देखेंगे कि दोनों मॉडल में से कौन सा मॉडल सही है और कौन सा गलत है। हम ये देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा यूज़फुल है, क्योंकि साइंटिफिक हिस्ट्री में ये देखा गया कि बहुत सारे थ्योरी सामने आए थे टाइम टू टाइम, और ये थ्योरी कुछ दिन तक रहे। बाद में फिर एक नेक्स्ट और एक थ्योरी आया जो एक नया पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि यूनिवर्स का बिगिनिंग के बारे में, तो पहले से बहुत सारे थ्योरीज थे यूनिवर्स का बिगिनिंग को लेकर इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी करंटली जिसको हम फॉलो कर रहे, जिसको साइंस ज़्यादातर साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं, ये बिग बैंग थ्योरी। सो उसी तरह ह्यूमन इवोल्यूशन को लेकर भी बहुत सारे थ्योरीज थे। तो साइंटिफिक हिस्ट्री में ऐसा बहुत टाइम में हुआ कि थ्योरी थे, बाद में फिर एक नया पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में एक नया थ्योरी था और वो बहुत यूज़फुल रहा, इसलिए साइंटिस्ट फिर उसको एक्सेप्ट करते। सो ये हो गया मॉडल डिपेंडेंट रियलिज्म। सो नेक्स्ट इस बुक में उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बात किया कि रियलिस्ट और एंटी रियलिस्ट। रियलिस्ट और एंटी रियलिस्ट का जो डिफरेंस है ये बस ये है कि एम्पेरिकल नॉलेज और थियोरेटिकल नॉलेज के बीच में जो डिफरेंस है सिंपली यही है, रियलिस्ट और एंटी रियलिस्ट। अगर हम बात करेंगे एम्पेरिकल नॉलेज क्या है, सो एम्पेरिकल नॉलेज वही करता है जिसका कोई एविडेंस है या फिर उसी चीज़ को मेजर करता है, एक्सपेरिमेंट करता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, या फिर हमारा सेंस ऑफ ऑर्गन जो है उसी से हम उसको समझ सकते हैं। अपोजिट में थियोरेटिकल नॉलेज ये है कि हम कोई भी चीज़ को पढ़ने और उसको जानने के लिए और समझने के लिए हम कोई प्रैक्टिकल अप्रोच को नहीं अपनाएंगे, हम इमेजिनेशन में भी जाकर समझ सकते। तो ये होगा थियोरेटिकल अप्रोच। तो जब एटम फाउंड हुआ था 20वीं सेंचुरी के आसपास में, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, ये इस बात का बेसिस में कि हम तो इसको देख नहीं सकते, हम इसको छू नहीं सकते। सो ये हो गया हम रियलिस्ट और एंटी रियलिस्ट का। सो उसी तरह एटम का जो प्रॉपर्टीज है उसको बोलते हैं क्वार्क। 3 क्वार्क मिलते एक एटम बनते हैं। सो इसको भी हम आज तक देख नहीं सकते और इसका ऊपर में भी बहस चल रहा है कि क्या क्वार्क सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। नेक्स्ट जिस टॉपिक में उन्होंने बात किया था वो है कि गुड मॉडल, हम किसी भी मॉडल को गुड मॉडल कैसे बोल सकते। तो उन्होंने इसका 4 कैरेक्टरिस्टिक बताया। सबसे पहला नंबर 1 तो ये है कि जो मॉडल होना चाहिए एलिजेंट होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए। जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो सबसे फेमस अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सबसे फेमस थ्योरी है, जो फॉर्मूला उन्होंने दिया E=mc², जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है। सो ये बहुत ही सिंपल है और इसको साइंटिस्ट के लिए बहुत दिक्कत होता है कि एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को एक छोटा सा फॉर्मूले में कन्वर्ट करना, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, लेकिन ये गुड मॉडल का एक बहुत अच्छा साइन है। सेकंड हो गया कि ये जो कोई भी मॉडल है जब उसको कैलकुलेशन किया जाए या फिर उसका ऑब्जर्वेशन करते टाइम अगर हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ों को, एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट को, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़े तो ये कोई गुड मॉडल नहीं है। थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया कि जो भी एक्सपेरिमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन से जब कोई भी मॉडल बनाया जाए तो उसमें जो भी फैक्ट्स मिलता है उसको ये मॉडल प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करे। एंड लास्टली मेरा अंडरस्टैंडिंग से मैंने ये समझा कि जब भी एक गोल्डफिश अपना गोल्डफिश का बोल का अंदर में रहते हुए एक थ्योरी बना रहा है, तो ये जो लास्ट 4th पॉइंट ये एक्सप्लेन करता है कि गोल्डफिश को अपना इमेजिनेशन में या फिर प्रैक्टिकली इस गोल्डफिश का बोल का बाहर में आकर इस चीज़ों को जो भी मॉडल वो बना रहा है उसको ऑब्जर्व करके फिर वो अपना मॉडल बनाना चाहिए। ये होगा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, मतलब चीज़ों को फ्यूचर दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए कि फ्यूचर में चीज़ें क्या होगा क्या नहीं होगा। सो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हो गया इस मॉडल का। और नेक्स्ट जो चैप्टर है इसमें इन्होंने बात किया क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत न्यू फेनोमेना साइंस फिजिक्स वर्ल्ड में। इसने पूरा तहलका मचा के रख दिया, क्योंकि उससे पहले जो क्लासिकल फिजिक्स था, क्लासिकल फिजिक्स उन्हीं सब चीज़ों को ही ऑब्जर्व करता था जो हमारा डे टू डे लाइफ, रियल लाइफ में जैसे हम देख सकते हैं उसी उन्हीं सब चीज़ों को ही क्लासिकल फिजिक्स स्टडी करता है। बट अगर हम बात करेंगे क्वांटम फिजिक्स, ये बहुत अनसीन एंड बहुत डिफरेंट वर्ल्ड है। ये मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल पार्टिकल ऑफ एटम और सब पार्टिकल जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उन्हीं सब को ही डील करता है। तो ये बहुत क्रिटिकल और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत आंसर है, क्योंकि एक फीचर्स है कि अभी तक
जो भी एटम या फिर जो भी पार्टिकल को हम स्टडी करेंगे ये सब अनसर्टिनिटी है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते कोई भी एटम का। और कोई भी एटम अगर पकड़ लो अभी ये यहाँ में है तो नेक्स्ट मूव वो कहाँ में होगा ये भी नहीं बता सकते। इवन जैसे कि पहले क्वार्क है, इसको आज तक देखा नहीं गया, लेकिन जब भी इसको लेकर कुछ भी कैलकुलेशन किया तो रिजल्ट लेकिन एक्यूरेट आया। सो इसलिए चाहे हम चीज़ों को ना देखें लेकिन उसका जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली आ रहा है और जैसा हम चाह रहे हैं ऐसा आ रहा है, तो फिर इसलिए इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो क्वांटम फिजिक्स इसके लिए एक बहुत ही ब्रॉड वीडियो चाहिए होगा इसको समझाने के लिए, लेकिन इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ। ये 20th सेंचुरी में आया, 20th सेंचुरी में बहुत रिसेंटली फेनोमेना। जब क्वांटम फिजिक्स आया इस साइंटिफिक फील्ड में तो इसने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर किया कि अभी जिस कैमरे से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये भी क्वांटम फिजिक्स का ही दिया हुआ है। अभी हम जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ये भी क्वांटम फिजिक्स का है, हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं ये भी क्वांटम फिजिक्स का है, हम MRI मेडिकल फील्ड में बहुत सारा टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जितना टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, इवन टेलीकम्युनिकेशन से लेकर हर वो चीज़ जो आज का डेट में हम कर रहे, सो ये सब क्वांटम फिजिक्स का ही वजह से हो रहा है। हमने क्वांटम फिजिक्स को समझना शुरू किया तभी जाकर हमें ये सब आउटपुट मिल रहा है। सो सोचिए ये कितना इंटरेस्टिंग है और कितना डेप्थ होगा इसमें। तो नेक्स्ट चैप्टर में उन्होंने डिस्कस किया एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। सो एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स को लेकर भी ऐसे माइथोलॉजी में बहुत अलग अलग है। तो ऐसे एक बसोंगो बोल के सेंट्रल अफ्रीका का उन लोगों का एक माइथोलॉजी का बिलीफ है कि उनका जो गॉड है उनका नाम है बोम्बा। तो पहले क्या था कि इस अर्थ में, यूनिवर्स में बस डार्कनेस था, वाटर था और उनका गॉड थे। फिर गॉड को अचानक से स्टमक पेन हुआ तो गॉड ने वॉमिटिंग किया। तो जब उन्होंने वॉमिटिंग किया तो उसका साथ में सन निकल के आया। सो वो सन ने क्या किया कि कुछ जगह को ड्राई किया। तो फिर भी वो बुम्बा जो गॉड थे उनको स्टमक पेन ठीक नहीं हो रहा था तो उन्होंने फिर उल्टी किया। तो प्लेनेट आया, स्टार आया, मून आया, ऐसे आते आते फिर लास्ट से जाकर लास्टली ह्यूमन आए। सो ये हो गया उन लोगों का कॉन्सेप्ट। सेम उसी तरह एक डिफरेंट मैक्सिको और साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका का उनका भी एक बिलीफ था और सेम माइथोलॉजी में कि उनका जो गॉड थे उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट था कि पहले से डार्कनेस था, वाटर था, यही था। तो उनका गॉड थे तो उनको बोरिंग सैड फील हो रहे थे क्योंकि उनको कोई प्राइज़ नहीं कर रहा है। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है कुछ बनाते। तो उन्होंने प्लांट सब कुछ बनाया, फिर एनिमल बनाया। तो उन्होंने देखा कि ये लोग बात नहीं कर सकते तो उन्होंने सोचा चलो ह्यूमन को बनाते, इंसानों को। तो उन्होंने इंसानों को बनाया। फिर क्या हुआ, इंसानों में से ये लोग बहुत नॉनसेंस टॉक कर रहे थे तो उन्होंने फिर इन सबको मारना शुरू कर दिया। तो कुछ लोग जंगल में भाग गए और कुछ लोगों को तो उन्होंने मार दिया। फिर उनको एक नया आइडिया मिला कि वो जो पॉपकॉर्न का येलो जो कॉर्न है उसी से उनको एक दिमाग में एक आइडिया आया कि इस चीज़ों से अगर मैं इंसानों को बनाऊं तो ये लोग नॉनसेंस टॉक नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने इस तरह फॉर्मूले से बनाया तो इंसान बेहतर बने। और जो लोग जंगल में चले गए उसको आज का डेट में हम बंदर कहते हैं। ये हो गया माइथोलॉजी का। उसी तरह बहुत सारे डिफरेंट सभी का माइथोलॉजी का अलग अलग एग्जिस्टेंस है। सो लेकिन साइंटिफिक जो ऑब्जर्वेशन था पहले से ये था कि ये यूनिवर्स हमेशा स्टैटिक था, मतलब एक कोई एक्सपांडिंग यूनिवर्स नहीं है। फिर 1920 में एडविन हबल बोल के एक जो थे एस्ट्रोनॉमर, उन्होंने क्या किया 100 इंच का एक टेलीस्कोप बनाया और उसको लेकर एक माउंट में गए कैलिफोर्निया का पहाड़ में और वहाँ में उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, इस यूनिवर्स का गैलेक्सीज और प्लैनेट को। तो उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया कि ये जो कुछ जितना भी प्लैनेट थे, स्टार थे, ये सब लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इससे एक नया कॉन्सेप्ट सामने में आया बिग बैंग बोल के, जिसको हम पता है कि इसका बिग बैंग का हिसाब से पहले सभी प्लैनेट, स्टार, मून जितना कुछ सब कुछ एक साथ में था एक ही यूनिवर्स में। फिर एक धमाका हुआ, बैंग हुआ, तो उससे क्या हुआ, चीज़ें चारों तरफ फैलने लगे, उसको बोलते हैं हम बिग बैंग। तो आज का डेट में इसी थ्योरी को, बिग बैंग जो है, इसी को ही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल वाला माना जाता है साइंटिस्ट के द्वारा कि ये थ्योरी बहुत वैलिड है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है इसमें इन्होंने इस बारे में बात किया। इन्होंने कहा कि हम इंसान या फिर एनिमल या फिर जो भी लिविंग क्रिएचर, हम सब लाकी बाई लाख हम एग्जिस्ट हो गए, मतलब वो फुल्ली एक नेचुरल लॉ है और उसमें एक लाख भी उन्होंने बोला। अब ये बोलने का कारण क्या, ये मैं आगे समझाता हूँ। सो जो भी जितना भी प्लैनेट है वो कोई ना कोई चीज़ों को ऑर्बिट कर रहा है। तो ऑर्बिट का भी कुछ 2-3 तरीका होता है। एक बाइनरी ऑर्बिट होगा। बाइनरी ऑर्बिट में क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो अर्थ का जो ऑर्बिटिंग सिस्टम है वो है सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब सब मूव कर रहे हैं एक दूसरे को सर्कल वाइज। उसी तरह बाइनरी ऑर्बिट में क्या होता है कि एक प्लैनेट ऐसे आया, फिर वो बहुत दूर चला गया, फिर ऐसे। सो वो उसे बोलते हैं बाइनरी ऑर्बिट। तो अगर लाइफ एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में ही शुरू होता है। सो हमारा जो अर्थ है ये एक हैबिटेबल जोन में है,
जैसे कि अगर कोई भी प्लैनेट सन का बहुत पास है तो उसको बहुत सारा हीट सहना पड़ेगा, और हीट अगर ज़्यादा होगा तो फिर लाइफ वहाँ में शुरुआत नहीं होगा। उसी तरह जो प्लैनेट सन से बहुत दूर है, दूर हो गया तो वो सब क्या हो गया, कोल्ड होते हैं, तो कोल्ड में भी लाइफ नहीं हो सकता है। लाइफ को शुरुआत होने के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, उसी एनवायरनमेंट में ही लाइफ शुरुआत हो सकता है। जैसे कि हो सकता है आपका मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन मेरा मन में ज़रूर एक क्वेश्चन आया था कि हम लक में कैसे बिलीव कर सकते हैं। आप इतना प्रैक्टिकली एग्जांपल दे रहे हो, सो लाइफ तो बाई लक नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ रीज़न होगा, और ऐसे भी वो गॉड में बिलीव नहीं करते, सो ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया इसका बाद में नेक्स्ट जो वो चैप्टर में उन्होंने बताया कि लाइफ का शुरुआत होने के लिए कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे और भी मटेरियल है। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि कार्बन पकड़ो, जब भी कोई स्टार का अंदर में कोई भी पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, लाइट पार्टिकल को बार्न होता है तो पार्टिकल बाद में कार्बन में कन्वर्ट होता है। वही कार्बन जब स्पेस में नोवा एक्सप्लोजन होता है तो वही पार्टिकल जाकर पूरा यूनिवर्स में फैल जाते हैं, और जब भी कोई न्यू गैलेक्सी फॉर्म हो रहा है वो सभी जो भी कार्बन है वो सब उसी गैलेक्सी के साथ में जाकर जुड़ जाते हैं। तो इस प्रोसेस में 10 बिलियन ईयर्स लगता है, फिर धीरे धीरे वहाँ से फिर लाइफ शुरू होता है। और इसके लिए लाइफ शुरू होने के लिए फिर हैबिटेबल जोन में भी होना पड़ेगा। अगर पकड़ लो सन का बहुत क्लोज वाला प्लेनेट में चले गए तो वहाँ में लाइफ का शुरुआत नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ में बहुत हीट है। बहुत दूर चले गए तो हीट नहीं मिलेगा, तो फिर लाइफ का शुरुआत नहीं होगा। कल क्वेश्चन आ सकता है इस यूनिवर्स का शुरुआत कब हुआ, तो ऐसा नहीं कि 100 बिलियन ईयर्स पहले हुआ। 100 बिलियन ईयर्स नहीं हो सकता है, 20 बिलियन ईयर्स भी नहीं हो सकता है। इसका रीज़न क्या है कि जो हम सबको पता है, जो स्टार या फिर जो सन हम देख रहे हैं उसका खुद का कोई फ्यूल नहीं है। उसका अल्टीमेटली कोर में जो लाइट चल रहा है, जब वो कोर वाला एनर्जी ख़त्म हो जाएगा तब वो साइन भी डिफ्यूज़ हो जाएगा, उसका एनर्जी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो 100 बिलियन ईयर्स या फिर 20 बिलियन 30 बिलियन ईयर्स पहले में ये सब स्टार बॉर्न हो गए, क्योंकि तब अगर हो जाते तो आज का डेट में हमें जाकर इनका ऊर्जा जो एनर्जी है वो नहीं मिलता, वो सब ख़त्म हो जाते। तो हमारा हिसाब से इसका शुरुआत 10 बिलियन होना चाहिए। और जैसे कि बिग बैंग जो थ्योरी, इसका कैलकुलेशन का हिसाब से हमारा यूनिवर्स का शुरुआत हुआ था 13.2 बिलियन ईयर्स पहले में। सो उसी तरह शुरुआत हुआ इस यूनिवर्स का। सो लास्ट जो चैप्टर है उसमें उन्होंने इस बुक का कंक्लूशन का बारे में बात किया, मीन्स द ग्रैंड डिज़ाइन अल्टीमेटली क्या है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक कीजिए, और आगे में हम कोशिश करेंगे और भी अच्छा कंटेंट लेकर आए। सो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।